आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं आचार्य जी, पूज्य आचार्य जी को भी प्रणाम करते हुए मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विशेषज्ञ आपका सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे इस विषय का एहसास है कि समय हो गया है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखूंगा। सबसे पहले मैं पूज्य आचार्य जी को 50 वसंत पूरा करने के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से हम सबकी ओर से प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं और ऐसे ही बड़े बड़े कार्य आप आने वाले 50 वर्षों तक करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आप कृपया स्वीकार करें। आपने बहुत बड़े काम किए हैं। मैं यहाँ सुनने आया हूँ और मुझे हालांकि मुझे जानकारी थी, लेकिन आज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो प्राप्त करके कितने बड़े कार्य पतंजलि फाउंडेशन, पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहे हैं, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब लोगों को सुबह से देखने को मिला। तो मैं इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय स्वामी जी और आदरणीय आचार्य जी को मैं प्रणाम करते हुए बधाई देना चाहता हूँ। पिछले दिनों भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माध्यम से पतंजलि फाउंडेशन और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने मिलकर के एक यहाँ पर इस परिसर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की है। ये सब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। उसका डिलीवरेबल्स में जो हम शोध कर रहे हैं उसको फर्दर एनहेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, लैब के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आयुष मंत्रालय और पतंजलि विद्यापीठ ने मिलकर के ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी है। आदरणीय स्वामी जी ने भी कहा और मैं मात्र एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले दिनों कोविड के समय जो एक प्रकार से आयुर्वेद और आयुष विद्याएं, योग सब मिलकर के इसका जो एक प्रत्यक्ष रूप से विश्व ने देखा कि इस कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, सब मिला करके आयुष मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालय, सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, सभी एम्स एंड CSIR, DBT ऐसे अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के 150 से ज़्यादा स्टडीज़ किए। उसके बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आए हैं, बहुत अच्छे हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में भी उसके पब्लिकेशंस आए। मैं एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग जब पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो हमारा ये अभिमत रहता है या तो हम क्लिनिकल रिसर्च की बात करें या ड्रग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सिवाय एक दूसरा पक्ष है जो हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया, लार्ज स्केल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से और 1,47,00,000 डाटा सेट्स प्राप्त किए भारतवर्ष से, मतलब 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन का उसमें फीडबैक मिला। और उस 1,47,00,000 डाटा सेट्स के आधार पर ये ध्यान में आया, उसके जब हमने इसको एनालिसिस किया कि 89% से ज़्यादा लोगों ने आयुष की विधाओं का कोविड के समय में प्रयोग किया। बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, हम लोग स्वीकार करें या न करें, देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर करंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ आयुष साइंसेज इन आवर कंट्री। उसका एक दूसरा पक्ष भी है। हमने एक स्टडी कराया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 2014 के साथ कंपैरिजन करते हुए। 2014 का एक हमारे पास 2 स्टडीज थे जिसको ये कहा गया था कि उस समय जो सेक्टर की साइज थी वो 21,000-22,000 करोड़ थी, लगभग $3 बिलियन। और 2020 के आंकड़ों के आधार पर 2021 में जब ये पब्लिकेशन बाहर आया RIS का, तो पता चला कि सेक्टर का साइज 1,40,000 करोड़ हो गया है और लगभग $18.2 बिलियन, उसमें पतंजलि का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि हम माने या न माने, मेन स्ट्रीम के पास प्रोहिबिशन है या नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस है, ज़बरदस्त डिमांड है और उसको हम लोगों को सब लोग मिलकर के इसको एक प्रकार से एक दिशा देने के लिए, विज्ञान के आधार पर दिशा देने के लिए प्रयत्न करना होगा। और मैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के इतने सारे जो कार्य है
उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप उसी दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। एविडेंस जनरेशन इज द ओनली की टू रीच आउट, और ये काम यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज का जो ये सिंपोजियम है इंटीग्रेटिव रिसर्च का, इंटीग्रेटिव मॉडल का, हम रिसर्च की बात तो इसमें एक ही पक्ष हुआ, तो इंटीग्रेटिव के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। हम जैसे मेन स्ट्रीम के लोगों को पूछते हैं तो उनको जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो संवाद करना मुश्किल होता है, कि उनको लगता है इंटीग्रेशन के लिए हम जब बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमें मिक्सोपैथी चाहिए, हमें आयुर्वेद के चिकित्सकों को एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए ऑथोराइजेशन चाहिए। वो ऐसा है नहीं। किसी भी मंच पर आप कहीं भी जाओ तो जो बाहर का अतिथि होता है, किसी आयुर्वेद के कार्यक्रम में आता है, वो एक प्रकार से एक सलाह दे के जाता है विदाउट नोइंग दी ग्राउंड रियलिटीज, कि आप आयुर्वेद वाले अच्छा काम करते हैं लेकिन आपको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की मांग क्यों करते हैं। ऐसा कोई मांग करता नहीं है, जबरदस्ती हमें क्यों ये कहा जाता है। एक्चुअली वास्तव में इंटीग्रेशन इज नॉट दी मिक्सोपैथी, इंटीग्रेशन इज टेकिंग आउट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन ए प्लूरल मैनर। जो चीज़ें अच्छी जिस विज्ञान की है उसको एक सेवा के लिए, रोगी की सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाए, तो न केवल रोगी की सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य बहुत बड़ा डोमेन है, रोगी की चिकित्सा उसमें से एक छोटा सा एक भाग है, लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वस्थ रखना, क्वालिटेटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इन सब विज्ञानों का संभवित है, उसके ऊपर प्रमाण भी आए हैं। तो जैसे आदरणीय स्वामी जी ने भी कहा कि हम होल सिस्टम की बात करते हैं, हम एक एंटिटी, डायनेमिक एंटिटी, एक व्यक्ति की बात करते हैं, और उनके लिए स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। तो सिर्फ वो गोली लेना या टेबलेट लेना या दवा लेने वाली बात वहाँ खत्म नहीं हो जाती, इज समथिंग मोर देन दैट। तो ये इंटीग्रेटिव के ऊपर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं इसमें से जो अभी वो एक्सपर्ट्स है उसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ। पिछले सालों में मेरा आपसे संपर्क हुआ है। प्रोफेसर YK गुप्ता जी है, डायरेक्टर अपने महोदय यहाँ पर बैठे हैं, ऋषिकेश एम्स के पानु गुगल जी हैं, मेरे बहुत, अशोक जी, मेरे बहुत सारे लोगों से संपर्क है, और वो अपने अपने क्षेत्र के स्टालवर्ड्स हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और ये एक प्रकार से एक बेंचमार्क मॉडल्स है कैसे वेस्टर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट्स एक थोड़ा बड़ा सोचते हैं तो कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़े प्रमाण एम्स ऋषिकेश में इंटीग्रेटिव हेल्थ का जो मॉडल है ये रिप्लिकेबल है देश भर में। हम इसको रिप्लिकेट कर सकते, सभी एम्स में इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। एम्स निमहंस का मॉडल है, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, जहाँ प्रोफेसर आयुर्वेद का है, एसोसिएट प्रोफेसर योग का है, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री का है। सो ऐसे मॉडल की अपने देश की आवश्यकता है, और एम्स यदि लीडरशिप नहीं देगा तो कौन देगा। जैसे यहाँ YK गुप्ता जी बैठे हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप दो एम्स के चेयरमैन हैं, एम्स के अंदर आयुष को इंटीग्रेट करने की बात तो हो रही है, लेकिन एम्स का जो मेन स्ट्रीम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसे आयुष का एक ब्लॉक कोने में दिया जा रहा है, छोटा सा एक 40-50 बेड का एक सर्विस डिलीवरी मोड है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम यदि एम्स के लेवल पर यदि हम इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन न करें तो कहाँ करेंगे। एम्स में जो होता है वो देश भर की मेडिकल कॉलेज उसको फॉलो करती है। तो मुझे लगता है कि, और सद्भाग्य से अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के बहुत नए बड़े कार्य कर रहे हैं। हमारा एक प्रस्ताव ये भी है कि एम्स के अंदर हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट करें, जहां रिसर्च पर्सपेक्टिव से आपस में बातचीत हो, समानता के आधार पर चर्चा हो, और कैसे हम नए कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, मतलब इसकी मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, उसके ऊपर एक हमने पायलट किया 6 जिलों में 10 लाख लोगों पर, और पता चला कि सिंपल इंटरवेंशन योग के हैं, आयुर्वेद के हैं या होम्योपैथी के हैं, इन एडिशन टू कन्वेंशनल केयर। डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो लेने दीजिए, BP की दवा लेने दीजिए। लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ में हम बहुत ज़्यादा यदि इंटरवेंशन न भी करें, सिर्फ ऐड करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, उनकी दवाई की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, उनको कई उनके खुद के चिकित्सकों ने उनकी औषधि बंद करी, ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण सामने है। तो मेरा ये निवेदन है कि जब इंटीग्रेटिव केयर की बात करें तो इस प्रकार के मॉडल्स हैं, उसको कैसे हम स्केल अप करें उस पर अब चर्चा होनी चाहिए। अभी भारत सरकार के नीति आयोग में एक इंटीग्रेटिव हेल्थ की पॉलिसी के ऊपर कमेटी बनी है,
डॉक्टर विनोद पॉल जो उनके मेंबर हेल्थ नीति आयोग हैं वो उनके चेयरमैन हैं, और प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जो यूजीसी के फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, अभी नेशनल आयुष रिसर्च प्रोफेसर है, वो उसके वाइस चेयरमैन है। उनको 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं: इंटीग्रेटिव अप्रोच इन रिसर्च, इंटीग्रेटिव अप्रोच इन पब्लिक हेल्थ, इंटीग्रेटिव अप्रोच इन एजुकेशन एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये चारों पर कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी ये काफी लगभग ये काम पूरा होने को है। जब ये आ जाएगा सामने तो देश के इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा दिशा दर्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आचार्य जी ने उल्लेख भी किया, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अप्रैल को जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उन्होंने शिलान्यास किया। WHO के DG भी आए और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी आए। मैं बताना चाहता हूं कि ये ग्लोबल सेंटर है, ये UN ऑफिस या WHO ऑफिस का एक्सटेंशन है, उनके हेडक्वार्टर का एक्सटेंशन है, इज नॉट अंडर एनी अदर ऑफिस। WHO उसको चलाएगा। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ UN आउटपोस्ट इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ UN। इतना बड़ा काम हुआ है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि अप्रोच के कारण ही हुआ है। और भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर होने से ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर संभावनाओं के द्वार खुले हैं। बहुत बड़ा कार्य हम लोग मिल करके सब लोग कलेक्टिवली कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी की मैं बात करना चाहूँगा। इसी रविवार को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी 19 अप्रैल के बाद 20, 21, 22 एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हुआ गांधीनगर में। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट समिट पहले कभी आयुष के क्षेत्र में न तो कोई सोचता था न कभी हुआ, पहली बार हुआ और बहुत बड़ा हुआ। इट वॉज एज बिग एज द लेवल ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, इतना बड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका उल्लेख भी किया। परसों रविवार को आपने सुना होगा कि उसमें 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स आए आयुष के क्षेत्र में। तो ये भी मतलब जब हम बात करते हैं तो कॉमर्स भी आता है, किसी भी क्षेत्र में यदि कॉमर्स आता है तो वो क्षेत्र का बड़ा विकास होता है। तो आचार्य जी ने एक बहुत बड़ा स्वामी जी ने आचार्य जी ने मिलकर बहुत बड़ा मॉडल दिया है कि कैसे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को, स्वदेशी विज्ञान को हम कॉमर्स के रूप में भी प्रस्थापित कर सकते हैं और इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा मॉडल आपने दिया है और ये बेंचमार्क मॉडल है कि विश्व में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इस प्रकार का काम नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। अभी अंत में मेरी बात पूरी करते हुए मैं एक दो जानकारी देना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पण किया। तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का भी एक व्हीकल भारत सरकार में शुरू हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ग्लोबल इवेंट में आए थे तो उन्होंने 5 घोषणाएं करी जो आयुष क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दूरस्थ उसका प्रभाव है। एक तो उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में आयुष पार्क की स्थापना करेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं, कैबिनेट तक उसको लेके जाएंगे, विजुअलाइज कर रहे हैं। मैं माननीय स्वामी जी को और पूज्य आचार्य जी को निवेदन करता हूं कि आप हमें उसमें मार्गदर्शन दीजिए। एक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी आयुष वीजा की, सेपरेट आयुष वीजा कैटेगरी के लिए। दुनिया भर से लोग यहाँ जो आते हैं चिकित्सा के लिए या योग के लिए, उनके लिए एक सेपरेट वीजा कैटेगरी भी भारत सरकार करने जा रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आयुष मार्क को फिर से रीइन्वेंट करेंगे। अभी हमारे पास आयुष प्रीमियम मार्क वगैरह स्कीम है, लेकिन आयुष मार्क, आयुष का सर्विस मार्क, आयुष का मैन्युफैक्चरिंग मार्क, आयुष फूड मार्क, तो जो श्रेष्ठ बेस्ट इन बेस्ट हो उनके लिए एक एक्सेलेंस मार्क का भी हम आयोजन कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी। एक उन्होंने आयुष ई मार्केट प्लेस की बात करी कि हम एक बहुत बड़ा ई मार्केट प्लेस करेंगे और उसमें आयुष स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। एक इन्होंने हील इन इंडिया की बात करी कि भारत में लोग दुनिया भर से आते हैं, उनको हम अतिथि देवो भव की भावना से उनका हम सत्कार करें और दुनिया भर से लोग यहाँ आएँ, उनको श्रेष्ठ सेवा मिले। और उसमें बेंचमार्क मॉडल तो अपना यहाँ पतंजलि विद्यापीठ के पास है, यहाँ पर
3,000 से ज़्यादा पेशेंट एक बार में होते हैं। और मुझे जानकारी हुई, कल आदरणीय पूजनीय स्वामी जी से चर्चा कर रहा था कि मिनिमम 3 महीने का वेटिंग है, ऐसा भी कहीं नहीं होता। इतना बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है। अंत में पुनः एक बार आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और इतना बड़ा कार्य हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त होने में आपने मुझे एक प्रकार से निमित्त बनाया। उसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी के और पूज्य आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम।